हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। तो अभी हमारा रूटीन चल रहा है हमेशा से संडे को आपके टेस्ट का, आपकी थोड़ी सी और ज्यादा प्रैक्टिस का। तो आज उसी लिए हमने आपके लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया था जिसमें बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और सब बच्चों को अब थोड़ा सा उत्सुकता है कि क्या थे उसके आंसर और हमारे आंसर जो गलत हैं उनके क्या थे सही सॉल्यूशंस। तो ये वीडियो है आपको उसके लिए पूरा डिस्कशन करेंगे टेस्ट के बारे में कि क्या होना चाहिए था क्वेश्चन का सॉल्यूशंस और क्या थे उसके पीछे के रीजंस। तो चलिए बच्चों बात करेंगे आज टेस्ट के बारे में। और जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया उन सबको कंग्रेचुलेशंस। आप यूं ही मेहनत करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। एक दिन आपको टीचर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि मेहनत से ही सारी चीजें पूरी होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए कि डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया के अंदर क्या बीमारी होती है, मतलब कौन से डिसेबिलिटी बच्चे के अंदर होती है। तो सबसे पहले बच्चों जो ये क्वेश्चन है वो रिलेट करता है लर्निंग डिसेबिलिटी का, जो हमने चैप्टर पढ़ा था उससे रिलेटेड। उसमें मैंने आपको कुछ डिसेबिलिटीज के बारे में बताया था कि होती है स्पीकिंग से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड या फिर आप कह लीजिए बोलने से रिलेटेड। तो अलग अलग आपको मैंने लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ाया था। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो यही पूछ रहा है कि डिसलेक्सिया किससे रिलेट करता है। तो एकदम सीधा सीधा आंसर माइंड में आना चाहिए। सारे आपको जितने भी एबिलिटीज है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, वो हाथ पे काउंट होनी चाहिए कि कौन सी किससे रिलेट करती है। तो डिसलेक्सिया मैंने क्या बताया था, लेक्स यानी कि लेंस, और लेंस हम कहाँ लगाते हैं, आंखों में। आंखों से क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं, और देखकर क्या होता है, इनमें से पढ़ा जाता है। तो यानी कि सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, रीडिंग यानी कि पढ़ना। जिन जिन बच्चों का आंसर करेक्ट है बोलेंगे यस मैम, क्वेश्चन 1 इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि जो हमारी अध्ययन से रिलेटेड समस्याएं होती हैं वो होती हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, कि इसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि टीचर जिस तरीके से पढ़ा रही है वो। दूसरा ऑप्शन है कि अगर बच्चा गर्भ में है उस टाइम माँ ने अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन किया है। ऑप्शन 3 है मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि उसके दिमाग में कुछ दिक्कत है, कुछ कमी है, मंद है दिमाग थोड़ा सा। या फिर ऑप्शन डी है उसको मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी जो है बच्चों वो कभी भी टीचर से रिलेट नहीं करती है, ये बच्चे के अंदर पहले से ही होती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि टीचर के पढ़ाने के तरीके से इसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट वे स्पेशली एट प्राइमरी लेवल टू एड्रेस द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट इज टू यूज। अगर आप प्राइमरी लेवल पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, हमारा एक स्टूडेंट है विशाल, वो आगे जाके प्राइमरी लेवल पे टीचर बनता है, तो उसको अगर पहचानना है कि मेरी क्लासेस में क्या कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर डिफिकल्टी कुछ है, तो वो क्या करेगा। सबसे पहला ऑप्शन है विशाल जो है वो अलग अलग मेथड अपनाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो डिसेबिलिटी या फिर जो इन समस्याओं से रिलेट करते होंगे। ऑप्शन बी, विशाल जो है अलग अलग बहुत महंगे महंगे TLM यानी कि जो शिक्षण के लिए सहायक सामग्री होती है उसका यूज करेंगे। ऑप्शन सी है वो अलग अलग टेक्स्ट बुक का लाएंगे, पुस्तकें लाएंगे। या फिर ऑप्शन डी, वो बच्चों को कहानियां सुनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो यही होगा कि विशाल जो है अलग अलग मेथड्स अपनाएंगे जिनके थ्रू वो बच्चों के अंदर डिसेबिलिटी को पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। विकलांगता के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां। यहाँ तक क्लियर है? जिसका क्लियर है यस मैम लिखेंगे। मैं हर क्वेश्चन के लिए इंडिविजुअल नहीं बोलूंगी, आपको मुझे हर क्वेश्चन के लिए बताना है कि मैम मेरा ये सही है, और अगर आपका आंसर गलत था तो आपको कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर नहीं हुआ था जो आपका वो आंसर गलत हुआ, ये भी आप मेंशन करेंगे ताकि मुझे पता चले कि आपके क्वेश्चन में कहाँ गैप रह गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है
कि सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण क्या है। पहला, चेंज इन सोशल नॉर्म्स यानी कि सामाजिक मानदंडों में बदलाव। दूसरा है जो पढ़ा रहे हैं और जो टीचर हैं उनके बीच में रिलेशन। तीसरा है सोसाइटी को आधुनिकीकरण करना। या फिर ऑप्शन डी है जो समाज में नियम बने हैं उन्हें अपनाना। अब देखो, ध्यान करना, सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सोसाइटी के हिसाब से रहना, सोसाइटी यानी कि समाज के हिसाब से सीखना। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर क्या होगा आपका? वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि समाज में जो भी नियम बने हैं उनके अनुकूल रहना, उन नियमों को अडेप्ट करना। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर कुछ स्टेजेस दी हैं लाइफ की और आपको बताना है सबसे अहम समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन कौन सी स्टेज में होगा। पहला अडल्टहुड यानी कि वयस्कता, दूसरा एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था, तीसरा है ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापा और चौथा है इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था। तो आप बताइए किससे रिलेट करेगा। अगर आपने लास्ट क्लास ध्यान से देखी है जिसमें मैंने इसके बारे में पढ़ाया था, तो मैंने क्या बताया था कि जो एडोलेसेंस का टाइम होता है वहां पर बच्चा सबसे ज्यादा अपने पीयर ग्रुप से कनेक्ट करता है, और जब वो सबसे ज्यादा अपने पीयर ग्रुप से कनेक्ट करता है, अपने टीचर से कनेक्ट करता है, तो उस टाइम उसका सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण बहुत बेहतर तरीके से होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सही ऑप्शन बी, एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जो एक अच्छी पुस्तक है वो क्या करेगी। सबसे पहला ऑप्शन, वो जो जेंडर बायस है यानी कि लिंग पूर्वाग्रह है उसको अवॉइड करेगी। दूसरा है जेंडर सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशील जो होती है लिंग के बारे में बातें उनको अवॉइड करेगी यानी कि उनसे बचेगी, उनको नहीं दिखाएगी अपनी पुस्तक में। तीसरा ऑप्शन है जेंडर इक्वालिटी यानी कि लिंग समानता को नहीं दिखाएगी अपनी पुस्तक में। और नेक्स्ट है जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि लिंग जिम्मेदारी वाली जितनी भी बातें होंगी वो अपनी पुस्तक में नहीं बताएगी। तो यहाँ पर आप देखिए जो सबसे बेहतर आंसर है, जो सबसे ठीक आंसर है वो है ऑप्शन ए, जेंडर बाइस। क्योंकि हमें अपनी पुस्तकों में अपने एजुकेशन के थ्रू एज अ टीचर हमारा यही रोल है कि किस तरीके से हम जेंडर बायस को खत्म कर सकते हैं अपनी एजुकेशन का यूज करके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर जेंडर बायस का कोई भी जिक्र न हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यानी कि जो रूढ़िवाद सोच होती है लिंग को लेके, तो आप एज अ टीचर क्या करेंगे। तो चलिए अब अपने एक और स्टूडेंट को हम भविष्य का टीचर मान के चलते हैं। हमारी एक स्टूडेंट है विराजिनी, ठीक है। विराजिनी भविष्य में जाके टीचर बनती हैं और एक बहुत अच्छी जगह रिक्रूट होती हैं। तो आगे चल के वो अपनी क्लास में रूढ़िवाद सोच को यानी स्टीरियोटाइपिंग को खत्म करने के लिए क्या करेंगी। वो लड़के और लड़कियों दोनों को ऐसे काम देंगे जो परंपरा से नहीं चलते आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि लड़का है तो खाली स्ट्रेंथ वाले काम करेगा और लड़की है तो सॉफ्ट काम करेगी। नहीं, वो ऐसे काम कराएगी जो इन परंपराओं के खिलाफ हो, मतलब कि सबको एक समान देखेगी। दूसरा ऑप्शन है विराजिनी, अगर कोई लड़का अच्छा काम करता है तो बोलेंगी गुड बॉय, अगर कोई लड़की अच्छा काम करती है तो बोलेंगी गुड गर्ल। थर्ड है वो बोलेंगी कि लड़कियों को रेसलिंग में पार्ट नहीं लेना चाहिए। और ऑप्शन डी है यहाँ पे कि बॉयज को बोलेंगे कि आप मजबूत बनिए और रिस्क यानी कि जोखिम उठाइए। तो यहाँ पर देखिए सबसे बेहतर क्या होगा, विराजिनी यहाँ पर क्या करेंगी। विराजिनी यहाँ पर वो काम देंगी जो परंपराओं से अलग हो, यानी कि जो हमारी पुरानी नीति चलती आ रही है उसको तोड़ के नॉन ट्रेडिशनल यानी कि गैर पारंपरिक भूमिकाओं में बच्चों को रखेगी और वो काम उनसे कराएंगी ताकि जो रूढ़िवाद सोच है वो खत्म हो सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होता है यानी कि जो बाल केंद्रित शिक्षा का जो होता है उसमें बच्चा कैसे सीखता है। पहला ऑप्शन है आपके लिए कि जो बच्चा है वो टीचर से सीखता है। ऑप्शन डी, बच्चा अकेला रहकर सीखता है। ऑप्शन सी, बच्चा ग्रुप यानी समूह में सीखता है। या फिर ऑप्शन डी, बच्चा जो है अकेला और ग्रुप दोनों में सीखता है।
तो यहाँ पर आप देखिए, टीचर से सिर्फ सीखे वो कभी चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम नहीं होता। जहां पर बच्चा सिर्फ और सिर्फ टीचर से सीखता है वो होता है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। तो ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा। अब ये बच्चा जो है इंडिविजुअली भी सीखता है और बच्चा ग्रुप में भी सीखता है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन डी में आपको दोनों चीजें दी है। तो यानी कि सही आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा कि जो बच्चा है वो व्यक्तिगत और समूह दोनों तरीके से सीखता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि जब एक बच्चा फेल होता है, जब बच्चा कोई सफल नहीं हो पाता, तो इसके पीछे क्या कारण है? पहला कि बेचारे बच्चे को आंसर ढंग से नहीं याद हुए। तीसरा कि उसको ट्यूशन ले लेनी चाहिए थी, उसने ट्यूशन नहीं ली इसलिए उसके जो है अच्छे नंबर नहीं आए, वो फेल हो गया। थर्ड, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारी शिक्षा प्रणाली है, चाहे आप उसकी सिलेबस की बात करिए, करिकुलम की बात करिए, टीचर की बात करिए, मैनेजमेंट की बात करिए, कुछ भी करिए, यानी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो फेल हुआ है। या फिर अगला ऑप्शन है कि जो बच्चा है वो ही पढ़ने के लायक नहीं है। तो आप एक बात याद रखेंगे कि कभी भी बच्चा कोई असफल होता है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है एजुकेशन सिस्टम का, कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी वो उस प्रकार नहीं थी कि हम बच्चे को सफल बना पाए। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। कोई अगर डाउट हो तो पूछ लेना। फिर से बोल रही हूँ, जो आंसर गलत होगा आप बताएंगे कि आपने क्या सोचा, जो आपने वो आंसर टिक किया जो आपका गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फीचर क्या होगा, क्या है खासियत प्रगतिशील शिक्षा की। सबसे पहला कि ये सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पे बेस्ड है। दूसरा, ये जोर देती है अच्छे नंबर लाने पर। तीसरा, ये जोर देती है ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाए, बच्चों के पेपर ले। या फिर ये कहता है कि हमारा टाइम टेबल हो, या फिर हमारा करिकुलम हो, या फिर हमारे सिटिंग अरेंजमेंट हो, फ्लेक्सिबल हो, यानी कि उसको हम बच्चों के अनुसार बदल सके। तो यहाँ पर जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा आपके लिए ऑप्शन डी, यानी कि फ्लेक्सिबल टाइम टेबल होना चाहिए। कोई भी चीज एकदम बंधी हुई नहीं होनी चाहिए। हमें जैसा लगता है हमारे बच्चों के हिसाब से क्या सही है, उसके हिसाब से हमें बदलाव करते रहने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला है कि द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। जो डेवलपमेंट की गति है, विकास की गति है, वो अलग अलग होती है सब में, लेकिन वो कैसा पैटर्न फॉलो करती है? सब में एक समान पैटर्न फॉलो करती है वो। तो क्या होगा, देखो मैंने क्या बोला, एक समान। आपको यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने की नीड भी नहीं होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपको क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर पता होता है, तो वहां पर ऑप्शन पढ़ के हर एक ऑप्शन को माइंड लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और टाइम कम होता है, तो अपनी स्पीड उसी हिसाब से आपको करके रखनी है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा जो है एक सीक्वेंस फॉलो होता है। तो यहाँ पर सीक्वेंस का कौन सा आंसर है? ऑप्शन डी, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से सबका डेवलपमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, यानी कि बाल विकास है, वो क्या करता है? वो प्रक्रिया पर जोर देता है कि किस प्रकार बच्चे का विकास हो रहा है। या फिर ऑप्शन बी है कि वो एनवायरनमेंट यानी वातावरण और अनुभव जो है उस पर जोर देता है। तीसरा, ये बच्चों के चाइल्डहुड के बारे में सब कुछ हमें बताता है। या फिर ऑप्शन डी कि हमें हर चीज के बारे में बताता है। तो आप यहाँ देखिए, जो भी तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये तीनों चीजें आती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद क्वेश्चन 13 है आपके लिए कि एक साल का बच्चा है और वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के हिसाब से कुछ सीखना चाहता है। सबसे पहले तो यहाँ पर जिक्र हुआ है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक बच्चा है, ठीक है, ये वो एरिया है जो वो खुद काम कर सकता है। इसके बाद एक ये एरिया होता है जहां पर वो किसी की मदद से काम कर सकता है। इसके बाद एक एरिया ये होता है जहां पर वो किसी की मदद से भी काम नहीं कर सकता। तो जो ये वाला एरिया है बच्चों, दूसरे वाला, जहां पर बच्चा किसी और की मदद से किसी मुश्किल काम को कर पाए,
उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो गया। देखो रिवीजन होती रहनी चाहिए टेस्ट के साथ, हमारे जो टॉपिक्स है वो ब्रशअप होते रहने चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो 1 साल का बच्चा है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के हिसाब से कुछ सीखना चाहता है, तो वो कब सीखेगा, क्या उसके लिए एकदम सही कंडीशन है कि पहला कि पेरेंट बिल्कुल भी हेल्प ना करे, ऐसा तो नहीं है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में तो हेल्प चाहिए होती है, तो ये गलत है। इसके बाद ऑप्शन बी है कि जो टास्क है, जो काम है वो थोड़ा सा मुश्किल हो, जो बच्चा अकेला ना कर पाए। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में वो ही कार्य आते हैं जो बच्चा अकेले नहीं कर सकता, जो उसकी पहुंच से थोड़े से बाहर होते हैं। ऑप्शन सी है कि बच्चे को अच्छे से आता हो करना, ये गलत है। बच्चे को काम नहीं वो आना चाहिए, थोड़ा मुश्किल होना चाहिए। इसमें है कि बच्चे को किसी की मदद नहीं चाहिए, तो ये भी आंसर गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा कि बच्चा जितना अकेला कर सकता है उससे हमें कठिन काम उसे देना है, जो कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर आता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement may be attributed to Vygotsky? Vygotsky के हिसाब से क्या सही है? सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वाइगोट्स्की ने कौन सी थ्योरी दी थी, थ्योरी का नाम बताएंगे आप मुझे, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है कि जो इमोशंस है वो हर बच्चे में अलग होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि जो कल्चर है और लैंग्वेज है इनका बहुत अहम रोल होता है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट यानी कि विकास में। थर्ड ऑप्शन है कि बच्चा जो है वो तार्किक रूप से नहीं सोचता है, यानी कि इलॉजिकल रूप से वो सोचता है। अगला ऑप्शन है कि बच्चों के सोचने का तरीका अलग होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए जल्दी से, कि वाइगोट्स्की ने बताया था कि बच्चे के लर्निंग में 3 चीजों का बहुत अहम रोल होता है। सबसे पहला सोशल, दूसरा कल्चरल और तीसरा लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखिए कौन से ऑप्शन में इनमें से कुछ बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पर देखिए कल्चर और लैंग्वेज यानी कि संस्कृति और भाषा दिख रहा है आपको, तो यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चा करता है यानी कि सक्रिय भागीदारी करता है, तो वहां पर 4 आपको नीचे एक्टिविटीज बताई हैं। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो एक्टिव पार्टिसिपेशन के अंदर नहीं आती है? सबसे पहला है कि बच्चा बुक को देखकर आंसर ढूंढेगा। अब भाई मैंने किसी बच्चे को बुक दे दी और बोला आंसर ढूंढो, तो क्या वहां पे उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन आगे भी देखते हैं क्या ऑप्शन है। ऑप्शन बी कि बच्चों को आप बोलो कि आंसर ढूंढो, अब आंसर ढूंढो, अब मुझे नहीं पता, तुम कहीं पार्क में जाके ढूंढो, तुम एक्सपेरिमेंट करके ढूंढो, तुम डिस्कवरी करके ढूंढो। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, बच्चे का सक्रिय भागीदारी यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। तो ये तो सही है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। अगला है ग्रुप डिस्कशन, बच्चे जब मिलकर सोचते हैं तो वहां पर भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। अगला कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी ये भी हुआ मिलके, यहाँ पर भी बच्चा एक्टिव है। तो सबसे सही आंसर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए। जब हम बच्चे को बोलेंगे कि आप उत्तर को खोजने के लिए किताबें पढ़े, तो ये सक्रिय भागीदारी में नहीं आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि अ टीचर ऑलवेज हेल्प्स अ लर्नर। एक जो टीचर है, अब चलिए एक और अपने बच्चे का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सीमा रानी है हमारी एक स्टूडेंट, वो आगे जाके टीचर बनी और वो हमेशा अपनी क्लास में बच्चों की प्रेजेंट नॉलेज को पास्ट नॉलेज से रिलेट करती है, यानी कि जो उसकी अभी की शिक्षा है उसको पिछली शिक्षा से कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीखने का यानी कि अध्ययन का स्थानांतरण हो रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत अंतर हो रहा है, लर्नर ऑटोनॉमी यानी कि शिक्षार्थी स्वायत्तता हो रही है, या फिर रीइंफोर्समेंट सद्दीकरण हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या पूछा गया, पुरानी नॉलेज को नई जगह यूज करना यानी कि ट्रांसफर हो रहा है, और जहां पर भी ट्रांसफर की बात होती है वहां पर आंसर होगा हमेशा आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, अगर कोई क्वेश्चन में परेशानी है तो पूछ लेना, मैं बार बार बोलती हूँ। तो क्वेश्चन 17 में आपको क्या पूछा गया है कि प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा के हिसाब से सीबीएसई यानी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या बोलता है कि बच्चों का समाजीकरण हो अगर, तो बच्चे में हमें क्या देखने को मिले। सबसे पहला
कि बच्चा जो है सोशल हैबिट्स को जो है करने में टाइम दे रहा है बहुत। तीसरा, बच्चा बहुत ज्यादा ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगला है बच्चा रूल्स को फॉलो कर रहा है। और नेक्स्ट है कि स्कूल ने जो भी रूल्स बना दिए उसको फॉलो करें। तो यहाँ पर देखिए समाजीकरण में क्या होता है, बच्चे हमेशा ग्रुप्स में काम करते हैं, एक साथ लर्न करते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग करते हैं। तो सबसे सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी कि बच्चे समूह में एक सक्रिय भागीदार बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चे के निरंतर जो है कम नंबर आ रहे हैं, लो ग्रेड्स आ रहे हैं, तो आप एज अ टीचर आप उस पेरेंट को क्या एडवाइस करेंगे। सबसे पहला कि आप दोनों मिलकर काम करेंगे बच्चे को सफल बनाने के लिए। दूसरा, आप बोलेंगे पेरेंट से कि उसका फोन ले लीजिए, उसके टीवी देखना बंद कर दीजिए, उसका बाहर खेलना बंद कर दीजिए। ऑप्शन सी, आप बोलेंगे उन्हें बताओ जरा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है लाइफ में आगे चल के, यानी कि हार्डशिप्स के बारे में बताएंगे। ऑप्शन डी है कि आप उनको बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा घर पे मेहनत करिए। तो देखिए कोई भी बच्चा सफल जब होता है जब टीचर और पेरेंट परस्पर मिलके काम करते हैं, यानी कि एक साथ मिलकर जो है बच्चे के ऊपर मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जब टीचर और पेरेंट मिलके काम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे को लिखने में कोई दिक्कत आती है, हैंड राइटिंग प्रॉब्लम होती है, तो वो कौन से डिफिकल्टी होती है। देखिए डिसलेक्सिया, चलो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। डिसलेक्सिया होती है रीडिंग से रिलेटेड, ग्राफ यानी कि लिखने से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें अपना आंसर तो देखो पता चल गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन, यानी कि मैथ्स में प्रॉब्लम होगी, नंबर्स के साथ होगी, कैलकुलेशन के साथ होगी। नेक्स्ट है डिसफेजिया, फेजिया यानी कि फ्रेज, और फ्रेज किस में होते हैं, लैंग्वेज में होते हैं। चलिए यहाँ से हमारी ये चारों डिसेबिलिटी रिवाइज हो गई, बढ़िया। ऐसे ही रिवीजन बस होती रहनी चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट अगर रिवाइज होते रहे तो माइंड से कभी निकलते नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर कि कोई टीचर क्या मिसअंडरस्टूड कर सकती है। क्या चार ऑप्शन दिए उनमें से क्या टीचर जो है गलत समझ सकती है। पहला कि कोई लड़का है वो पढ़ाई में बहुत होशियार, वो चुपचाप रहता है। दूसरा कि लड़की जो है वो थोड़ी सी अनडिसिप्लिन्ड है, उसको अनुशासन नहीं पता। तीसरा, दोनों ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है कि दोनों ऑप्शन गलत है। अब आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने कुछ विपरीत बातें लिखी हैं कि जो लड़का है वो शांत है, जबकि नेचर क्या है, मतलब कि कल्चर ने हमारा कैसा, सोसाइटी ने क्या बताया हुआ है कि जो लड़के हैं वो बहुत शरारती होते हैं और जो लड़कियां हैं वो बहुत डिसिप्लिन होती है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने किसके बारे में डिस्कस करा है, यहाँ पर मैंने लिंग पक्षपात यानी कि जेंडर बायस के बारे में डिस्कस करा है। तो टीचर जो पुरानी सोच के हिसाब से चल रही होगी वो इन दोनों चीज को मिसअंडरस्टूड करेगी। वो कहेगी एक लड़की आखिर अनडिसिप्लिन्ड कैसे हो सकती है, एक लड़का आखिर शांत और पढ़ाई में अच्छा कैसे हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा कि वो दोनों सिचुएशन को मिसअंडरस्टूड करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ तक सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। आप देख रहे होंगे हर बार आपके लिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लाए जाते हैं और ये क्वेश्चन आपका कोई भी टेट हो या फिर आप किसी भी पीआरटी एग्जाम के लिए दे रहे हो, दोनों को नजर में रख के बनाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ सीटेट या फिर एचटेट, कोई टेट लेवल की तैयारी आपको नहीं कराई जा रही है, आपको कंबाइंड तैयारी कराई जा रही है। पीआरटी भी अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ से हो जाएगा, इतना डाटा आपके लिए सफिशिएंट है। प्लस जो क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस करवाई जा रही है वो भी बहुत अच्छी वैरायटी की है। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, टेस्ट अटेम्प्ट करो। टेस्ट नहीं भी हो पाता उस टाइम पे तो बाद में देखो, मेन है आपको क्वेश्चंस आना, क्वेश्चन समझ आना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना। ठीक है, यहाँ पर मेहनत करो अपनी, प्लस एक अपनी स्पीड बनाने में मेहनत करो, किस तरीके से आप अपनी क्वेश्चंस को करने की स्पीड बढ़ा सकते हो। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चीज की नॉलेज होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस नॉलेज को सही टाइम पे अप्लाई करना, सही टाइम पे पेपर को पूरा करना भी उतना ही जरूरी है। तो स्पीड बढ़ाओ अपनी। ठीक है, आगे चल के हम जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का टाइम है वो कम करेंगे ताकि आपकी स्पीड भी हम इंक्रीज करा सकें। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन यहीं तक था। आई होप सो डिस्कशन में सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, सारे एकदम रिविजन हो गया होगा, ब्लास्ट हो गया होगा एकदम से इंफॉर्मेशन का आपके माइंड में। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए
तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि हाँ हमें अच्छी लगी या क्या अच्छा लगा वीडियो में वो बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि परिवार यूं ही बढ़ता रहे। तो चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में, पढ़ेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट और तैयारी करेंगे अपने एग्जाम को क्लियर करने की। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।